शुगर को रोकने का और शुगर को कंट्रोल करने का एक तरीका बताएं तो मेरा जवाब होगा लाइफस्टाइल, मेडिसिन नहीं। शुगर की प्रेवलेंस बढ़ने का ये है कि हम रात को 3 बजे सोते हैं और सुबह को 3 बजे उठते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सर्कैडियन रिदम बनाया है, जो हमारा हार्मोनल क्लॉक बनाया है, हम उस क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं। 10 साल का एक बच्चा भी इसके रिस्क पर है, तो इसके पीछे क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी तेजी से ये शुगर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? अभी भी अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो वो लोग अपनी गाड़ियां खुद धोते हैं। वहाँ मासी कल्चर नहीं है, वहाँ पे बच्चों को मोबाइल 10 साल की उम्र से पहले देने का रवाज ही नहीं है। और यहाँ अगर मेरे पास भी पेशेंट आ रहे होते हैं तो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा सिर्फ मोबाइल यूज कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरश अतीक है। मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम करती हूँ। यहाँ पे आज हमारे पॉडकास्ट का जो मकसद है वो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके हवाले से हमें अवेयरनेस के लिए ये हम पॉडकास्ट करें। उसके लिए हमारा साथ देंगे सर नदीम, डॉक्टर नदीम, जो कि यहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी सर। सर, यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके हवाले से आज हम आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहते हैं। उस चीज़ के हवाले से सबसे पहले तो कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मकसद क्या है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, यानी वो बीमारियां जो एक दूसरे से दूसरे में कम्युनिकेट नहीं होती, यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में सबसे ऊपर आ चुकी है। इवन ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बनाने का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया में अवेयरनेस पैदा कर सकें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कंट्रोलेबल है, जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको कंट्रोल होने के बाद हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर या जनरली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर हम मैसेजेस पूरी दुनिया के अंदर, मासेस के अंदर प्रोपेगेट करते हैं। हम पूरी दुनिया में लोगों को अवेयर करते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने हॉस्पिटल के अंदर डायबिटीज़ अवेयरनेस वॉक का इनेकाद करते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स के लिए हम लोग CMEs एक्टिविटीज़ का इनेकाद करते हैं। तो जनरली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मकसद ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए पूरी दुनिया में कि ये बीमारी पूरी दुनिया को जितनी तेज़ी से अपने पंजों में जकड़ती चली जा रही है, हम इसको रोक सकें अवेयरनेस के थ्रू, प्रिवेंशन के मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू, और जिन लोगों को हो चुकी है उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है इस बारे में बता सकें। सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर हम पहली चीज़ तो हम स्क्रीनिंग की बात करें, पहले स्क्रीनिंग एज बहुत ज़्यादा थी, अब स्क्रीनिंग एज गिर के 10 पर आ गई, यानी 10 साल का एक बच्चा भी इसके रिस्क पर है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से ये शुगर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? देखिए, ये वाकई बहुत एक बुरी खबर है। किसी ज़माने में हम कहा करते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो 40 साल की उम्र के बाद होती है, 35 साल की उम्र के बाद होती है। लेकिन रिसेंट अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपका बच्चा, छोटा बच्चा, अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है और वो एशियन है और वो ओवरवेट है, तो उसको 10 साल की उम्र से ज़्यादा में डायबिटीज़ हो सकती है। यानी आपको इसको स्क्रीन करना है, उसके ब्लड शुगर लेवल करवाने हैं। और हमारे पास 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे और बच्चियां तेज़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, बढ़े हुए HbA1c के साथ आ रहे हैं। अब आपके सवाल का मकसद कि ये क्यों हो रहा है, तो अगर मैं इसका सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना चाहूँ तो मेरा जवाब होगा लाइफस्टाइल। हम अपने लाइफस्टाइल को इतनी तेज़ी से बिगाड़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं 80s की बात करूं तो 80s के अंदर एक सर्वे आया था, जिस सर्वे का बेसिकली मकसद ये था कि ये देखा जाए कि दुनिया में किस नेशन का, किस कौम का लाइफस्टाइल अच्छा है। तो हम पूरी दुनिया के अंदर तीसरे बेहतर पोजीशन में आए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की। और अगर हम आज की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे हैं। हमने क्या किया, हमने दुनिया की बुरी आदत को अपना लिया और अपनी अच्छी आदत को छोड़ दिया। अगर हम 80s की बात करें तो हम अपनी गाड़ियां भी खुद धोया करते थे, हम अपने सारे काम अपने हाथ से किया करते थे, हमारे बच्चे बाहर क्रिकेट खेलने जाया करते थे, गेम्स खेलने जाया करते थे, और हमारी खाने भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, हम अपने देसी खाने लिया करते थे। और अब हमने क्या किया, हमने वेस्ट के बुरे खानों को अपना लिया। हमने बर्गर कल्चर, हमने जंक फूड का कल्चर और बहुत सारी दूसरी बुरी आदत को अपनाया और हमने उनकी अच्छी आदत को छोड़ दिया। अभी भी अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो वो लोग अपनी गाड़ियां खुद धोते हैं। वहाँ मासी कल्चर नहीं है, वहाँ पे बच्चों को मोबाइल 10 साल की उम्र से पहले देने का रवाज ही नहीं है। और यहाँ अगर मेरे पास भी पेशेंट आ रहे होते हैं तो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा सिर्फ मोबाइल यूज कर रहा होता है। यानी ये, इसे ना हम डबल एज सॉर्ड कहते हैं, यानी कि हमने उनकी बुरी आदत को अपनाया, अपनी अच्छी आदत को छोड़ा। तो डेफिनेटली जब आप डबल एज सॉर्ड के ऊपर चलते हो तो फिर नुकसान तो होता है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की वजह से ही है, जो कि एक फैक्ट है, तो अगर हम लाइफस्टाइल सही करें या अगर हम लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें तो क्या मुकम्मल जो शुगर है क्या वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है?
अच्छा देखें, ये ज़रा ट्रिकी सा सवाल है। शुगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है? अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कहूँ तो इसका जवाब होगा नहीं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके कहूँ तो इसका जवाब होगा हाँ। अब सवाल है कि एक ही सवाल का जवाब हाँ और नहीं कैसे हो बिल्कुल। सकता है। हाँ का मतलब ये है कि आपकी बीमारी अगर आपको हो गई है तो शायद आपकी मेडिसिन एंड हो सकती है, यानी आप शुगर की दवाई के ऊपर हैं, शुगर की दवाई आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको शुगर खत्म होना कहते हैं तो डेफिनेटली हो सकती है। हमारे हजारों मरीज ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन हम बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप लाइफस्टाइल छोड़ देंगे, दोबारा से मीठा खाना शुरू कर देंगे, वॉक छोड़ देंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें छोड़ देंगे तो वो बीमारी जो खत्म हो चुकी है वो वापस आ जाएगी। अब अगला सवाल कि कैसे खत्म हो सकती है? अगर खत्म हो सकती है तो इसमें एक बड़ा रिसेंट डाटा है जो हमें ये बताता है कि अगर आप न्यूली डायग्नोज शुगर के मरीज हैं और न्यूली डायग्नोसिस के ऊपर आपका वेट ज्यादा है और आप सिर्फ 10 kg वेट लॉस कर लेते हैं, तो 10 kg वेट लॉस के ऊपर 64% चांसेस हैं कि आपकी शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मकसद है कि आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी, लाइफस्टाइल आपको स्टिल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर सर, अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि हर पेशेंट को शुगर हो रही है, बहुत कम एज है, ऐसी कौन से सिम्टम्स, ऐसी कौन सी अलामत है जो एक बंदे को चेक रखना चाहिए कि अगर ये अलामत आ रही है तो मैं टेस्ट करवा लूँ जाके? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारी शुगर की अलामत हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा शुगर बिल्कुल साइलेंट बिहेव करती है। साइलेंट बिहेव करने से क्या मतलब है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब यही है कि एक ऐसी बीमारी को पकड़ना जो जनरली अपेरेंटली आपको नहीं पता चल रही है। यही रीज़न है कि हम लोग यही लोगों को कहते हैं कि ब्लड शुगर 125 रुपए का टेस्ट आता है, अगर आप साल में एक दफ़ा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल करवाते रहेंगे तो इवन अगर आपको सिम्टम नहीं भी हैं तब भी आपको पता चल जाएगा। शुगर को इसीलिए तो खामोश कातिल कहते हैं ना, कि मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली एज के अंदर, स्टार्ट के अंदर ये सिम्टम नहीं देती, लेकिन सिम्टम अगर आ रहे हैं फिर तो आपको डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए। वो सिम्टम क्या है? थकन होना, यूरिन ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, तेजी से वजन गिरना या तेजी से वजन बढ़ना, हाथों पैरों में जलन होना, हाथों पैरों में सनसनाहट होना, ये कुछ जनरल ऐसे सिम्टम है कि अगर वो हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली शुगर का चेक रखना चाहिए। और अगर ये नहीं भी हो रहे हैं तो जनरली अगर आप एडल्ट हैं और आप एशियन हैं तो 10 साल की उम्र के बाद आपको साल में एक दफा अपनी ब्लड ग्लूकोज को, स्पेशली फास्टिंग को जरूर चेक करना चाहिए। अगर कोई सिम्टम नहीं है, जैसे एक नॉर्मल बंदा है, उसको कोई सिम्टम नहीं, तो आम लोगों को कितनी बार शुगर चेक करनी चाहिए? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 6 महीने में एक दफा, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो साल में एक दफा आपको ब्लड ग्लूकोज जरूर चेक करना चाहिए। शुगर के मरीजों को जब शुगर डायग्नोस होती है, न्यू डायग्नोसिस होती है, उनका एक बहुत सबसे पहला सवाल एज अ डायटिशियन मेरे पास भी आता है, आपके पास भी, कि हम मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते, हमारा मीठा बिल्कुल बंद है, तो इसके पर आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, जनरली इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि आप एज ए डाइटिशियन बिल्कुल जानती होंगी कि इसका जवाब है कि नहीं। आप ऑलमोस्ट हर चीज खा सकते हैं। हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जरूर बंद कर देते हैं, चीनी, गुड़ और इस किस्म की बनी हुई चीजें, लेकिन जनरली फ्रूट ले सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और जो नेचुरल मीठा है वो आप ले सकते हैं, और मीठा लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। हम हमेशा अपने मरीजों को कहते हैं कि शायद बंद आपका कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट शायद बंद तो आपकी चीनी भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रखेंगे, जैसे हमारे पास मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोटोकॉल है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको डाइटिशियन के पास भेजते हैं, वो उनकी कैलोरी काउंट करती हैं, उनका वेट लेती हैं, बीएमआई करती हैं, फिर टोटल कैलोरीज बनाती हैं, फिर डिसाइड करती हैं कि इस पेशेंट को इतना कैलोरी का चार्ट देना है, इस पेशेंट को इतनी कैलोरीज का चार्ट देना है। तो वो जब चार्ट बन जाता है तो उस चार्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 1200 कैलोरीज का चार्ट है, तो अगर आप उन 1200 कैलोरीज के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट दिन में एक दफा लेना चाहें और वो उसी कैलोरी काउंट के अंदर काउंट कर रहा है तो आप ले सकते हैं। बस क्वांटिटी लिमिट करना इंपॉर्टेंट होता है। असल में लोगों का एक ये भी होता है कि वो सिर्फ मीठा समझते हैं कि वो चीनी है, ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे मीठे होते हैं। शुगर तो बहुत चीजों में होती है। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़े डेप्थ में जाए, अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपके एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके ख्याल में कि डाइट का क्या किरदार है शुगर को मैनेज करने में? जैसे हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और ये सारी चीजें मिलकर लाइफस्टाइल बनाती हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि शुगर को रोकने का और शुगर को कंट्रोल करने का एक तरीका बताएं, तो मेरा जवाब होगा लाइफस्टाइल, मेडिसिन नहीं। हालांकि मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मेरा जवाब मेडिसिन नहीं होगा, लाइफस्टाइल होगा। अब लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लाइफस्टाइल के अंदर डाइट भी आ जाती है जो कि आप बना के देती हैं पेशेंट्स को। लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाती है जो हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि रोजाना
एटलीस्ट हाफ एन आवर की ब्रिस्क वॉक मैंडेटरी है, और अगर आप यंग हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लाइफस्टाइल में नींद भी आ जाती है, अक्सर लोगों को लगता है कि शायद नींद लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर हमारे एरिया के अंदर शुगर की प्रेवलेंस बढ़ने का ये है कि हम रात को 3 बजे सोते हैं और सुबह को 3 बजे उठते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सर्कैडियन रिदम बनाया है, जो हमारा हार्मोनल क्लॉक बनाया है, हम उस क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब वो हार्मोनल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक हार्मोनल बीमारी है और उसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यही रीजन है कि हम जब अपने पेशेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं, डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो हम पूरे 1, 4 या 5 पॉइंट तो हमारे सिर्फ नींद के लिखे हुए हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि जल्दी सोना मैंडेटरी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेना मैंडेटरी है, रात के खाने के बाद चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, कॉफी लेना, इवन मोबाइल उठाना आपकी अच्छी नींद के मयार में खलल डाल सकता है। और नींद इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद अगर हम अपनी नींद को ही ठीक कर लें तो शायद पाकिस्तान में डायबिटीज की प्रेवलेंस को शायद हम 10% कम कर देंगे। तो यहाँ पे तो हम लोगों को अगर बात करें वर्जिश की, तो लोगों को होता है हमारे पास टाइम नहीं है, जो बेसिक एक मेजर लोगों का आ जाता है। Exactly. लेकिन ये तो हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गई, दिस वाज समथिंग कि हम प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर आता है कि जब हम शुगर की बात करते हैं, सबसे पहली तो दिमाग में चीज आती है वो इंसुलिन आती है। जब डॉक्टर कोई पेशेंट को बोल दे कि इंसुलिन के ऊपर, तो वो आके सबसे पहले अब क्या होगा, वो इतना खौफजदा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो उसकी हकीकत क्या है, उस रियलिटी क्या है उस चीज की? देखें, अगर मैं 1970s की बात करूँ ना, तो 1970s में हमारे डॉक्टर हर पेशेंट को इंसुलिन के लिए राजी करने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि उस वक्त अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थी। अगर हम आज 2025 की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इवन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एल्गोरिदम या पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का एल्गोरिदम रीड आउट करता हूं, तो इंसुलिन चौथे या 5वें नंबर पे आती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हम हर पेशेंट को इंसुलिन के लिए काउंसिल करते हैं। हमारी मेडिकेशन इतनी स्ट्रांग और इतनी बेहतर मौजूद है कि जो पेशेंट की शुगर को बिना इंसुलिन के बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन वंस ऑड पेशेंट, ऐसा मरीज जिसके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं, इंसुलिन डिफिशिएंसी पैदा हो गई है, उस पेशेंट के अंदर दुनिया की हर मेडिसिन फेल होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली टाइप 1 के मरीज जो इंसुलिन डिफिशिएंट होते हैं, टाइप 2 के मरीज जो बहुत लेट एज के अंदर या बहुत लेट स्टेजेस में होते हैं, और वो मरीज जिनका तेजी से वेट लॉस हो रहा होता है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बजाय इंसुलिन डिफिशिएंसी ज्यादा होती है। ऐसे मरीजों में इंसुलिन से बेहतर दुनिया का कोई इलाज नहीं है। यही वजह है कि फिर ऐसे मरीजों में हम कहते हैं कि आप इंसुलिन ही लें। तो बेसिकली हम लोगों के डिफरेंट फैक्टर्स है कि हम इंसुलिन कब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो हमारी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस के ऊपर बात हो गई। अब हमने देखा हर फंक्शन, हर इवेंट खास दिनों के ऊपर वो एक खास तारीख होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर डे है, चिल्ड्रंस डे है, तो उनकी उस तारीख के पीछे भी कोई हिस्ट्री होती है, कोई स्टोरी होती है। इसी तरीके से जब हम वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करते हैं, उसको होता है 14 नवंबर, 14 नवंबर को हम बनाते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, इसके पीछे स्टोरी ये है कि इंसुलिन के इजाद होने से पहले हजारों लाखों बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के साथ जब पैदा होते थे, या जब उनको टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होती थी, तो ये उनके लिए डेथ सेंटेंस कहलाता था, क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल नहीं थी। और हम सब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फ्रेडरिक बेंटिंग एक साइंसदान थे जिन्होंने इंसुलिन इजाद की, और जब उन्होंने इंसुलिन इजाद की तो इंसुलिन की इजाद के साथ ही टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को जिंदगी की एक नई रविश मिलना, एक नई रूह मिलना स्टार्ट हुई। उनकी इस इजाद को हम ऐसे कहें कि अवेयर करने के लिए या उनको सलाम पेश करने के लिए उनके बर्थ डेट जो कि 14 नवंबर का दिन है, 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली उनके एजाज में उनकी इस इजाद की जो पूरे दुनिया को अभी तक फायदा पहुंचा रही है। तो ये चीज है। अच्छा सर, अब हम इस चीज का जो इख्तिताम करेंगे इस पॉडकास्ट का, वो एक चीज पूछ के कि इस वर्ल्ड डायबिटीज यानी 2025 जो हम वर्ल्ड डायबिटीज बना रहे हैं, उसका थीम क्या है? देखिए, इस दफ़ा डायबिटीज़ का थीम है डायबिटीज़ एंड वेलबींग। हम सब जानते हैं, अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर तो बहुत अच्छी कंट्रोल है, लेकिन मैं एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा हूँ, कमज़ोरी हो रही है, आंखें ख़राब हो रही हैं, मुझे और भी बहुत सारे सिम्टम हो रहे होते हैं। इस दफ़ा थीम यह है कि डायबिटीज़ को ना सिर्फ कंट्रोल करना है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को एज ए होल वेलबींग हमें ट्रीट करना है। हमें डायबिटीज़ के मरीजों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, डायबिटीज़ के मरीजों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करना है, और डायबिटीज़ के मरीजों को एज ए होल वेलबींग बेहतर करना है। इस दफ़ा की थीम यह है कि डायबिटीज़ का पेशेंट सिर्फ डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है, वो एक ह्यूमन बींग है, और जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो हम उसको एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आपसे एक गुजारिश, आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आप आवाम को देना चाहें? देखें, मेरा मैसेज हमेशा यही होता है और बहुत अरसे से यही चला आ रहा है, हम एडल्ट हैं, हम शायद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम शायद अपनी कॉम्प्लिकेशंस को झेल सकते हैं,
लेकिन अगर हमने बहुत जल्द अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो आगे हमारे बच्चे बहुत तेजी से टाइप 2 डायबिटीज़ के पंजे में जकड़े जा रहे हैं। हमें इस वक्त एक्शन लेना है, हमें अपने बच्चों का ख्याल करना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन का ख्याल करना है और एक अच्छे पाकिस्तान और एक अच्छे पाकिस्तान के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। थैंक यू सर। आपका जो पॉडकास्ट आपने बहुत आम फहम ज़बान में कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम आवाम है, उसको जब वो सुनेंगे तो उम्मीद है कि उनको इस हद तक अवेयरनेस मिल जाएगी कि उनको पता समझ आए शुगर के बारे में, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट। फॉर दैट थैंक यू। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल एंड आवर पॉडकास्ट हियर। थैंक यू।